अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आवाज़ आ रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमान। कल हम लोगों ने सेल स्ट्रक्चर जो है वो उसको कंप्लीट किया था। तो आज हम लोग जो है वो उसके बाद न्यूट्रिशन भी पढ़ी थी हम लोगों ने बैक्टीरिया में। तो आज रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया जो है वो इसको हम डिस्कस करेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर जो है वो रेस्पिरेशन जो है वो कैसे होती है। तो रेस्पिरेशन जैसा कि आप लोगों को पता है होता है, जिसमें बैक्टीरिया जो है वो अपनी एनर्जी जो है उसको सिंथेसाइज करते हैं। तो इसमें फूड को ब्रेक डाउन करके और एनर्जी जो है वो उसको वो रिलीज करते हैं। तो इसमें हमारे पास बैक्टीरिया की चार जो है वो कैटेगरीज आती हैं। एक है एरोबिक बैक्टीरिया, एनाएरोबिक बैक्टीरिया, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया जो हैं वो ऑक्सीजन के बगैर ग्रो नहीं कर सकते, यानी ऑक्सीजन के बगैर जो है वो रेस्पिरेशन नहीं कर सकते। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग सूडोमोनास कहते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं, और सूडोमोनास बैक्टीरिया इसकी एग्जांपल है। उसके बाद एन एरोबिक बैक्टीरिया हैं, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो कर सकते हैं, और इनमें स्पायरोचीट जो है वो इसकी एग्जांपल में आता है कि ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ग्रो कर सकते हैं, यानी इनको रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद फैकल्टेटिव बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो ये अगर ऑक्सीजन अवेलेबल हो तो फिर भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं, अगर ऑक्सीजन ना भी अवेलेबल हो तो फिर भी रेस्पिरेशन जो है वो ये कर सकते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो कहा जाता है। ठीक है, इसकी ई कोलाई जो है वो एग्जाम्पल है। तो ये फैकल्टेटिव बैक्टीरिया है कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में ग्रो कर सकता है। उसके बाद तीसरी एक चौथी कैटेगरी आती है माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। माइक्रो एरोफिलिक जो बैक्टीरिया होते हैं उनको ऑक्सीजन की लो अमाउंट जो है वो रिक्वायर्ड होती है। ऑक्सीजन की कम अमाउंट के अंदर भी जो है वो ये अपना कर सकते हैं रेस्पिरेशन वगैरह और ग्रोथ। तो कंपाइलोबैक्टर जो है वो इसकी एग्जांपल है। तो ये चार बैक्टीरिया की कैटेगरीज हैं रेस्पिरेशन के लिहाज से। एरोबिक बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन के बगैर ग्रो नहीं कर सकते, ऑक्सीजन उनके लिए कंपलसरी होती है। एनारोबिक बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ग्रो कर सकते हैं, और फैकल्टेटिव बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस में भी ग्रो कर सकते हैं, और माइक्रो एरोफिलिक जो होते हैं वो ऑक्सीजन की कम अमाउंट के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। और इसकी डिफरेंट एग्जांपल जो है वो मैंने आपको दी हैं। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और एमसीक्यूज में भी जो है वो पूछा जा सकता है, इनकी एग्जांपल वगैरह जो है वो। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो कंटेंट है वो है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। बैक्टीरियल ग्रोथ में हम बात करेंगे। सबसे पहले नंबर पे आपको ये पता होना चाहिए कि का मतलब क्या होता है। ग्रोथ का मतलब होता है किसी चीज का साइज में बढ़ना या उसका तादाद में बढ़ना। यानी कोई चीज अगर तादाद में बढ़ती है या वो नंबर में इंक्रीज करती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो ग्रो कर रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया की जो ग्रोथ का मतलब होता है वो बैक्टीरिया का तादाद में बढ़ना होता है।
ठीक है, बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है, बढ़ती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड करते हैं, बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। तो ये था बैक्टीरियल ग्रोथ के बारे में मैंने आपको बताया है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि बैक्टीरिया जो है वो बाइनरी फिशन के प्रोसेस के ज़रिए जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं या ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की। तो बाइनरी फिशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए अपनी जो है वो तादाद उसको बढ़ाते हैं। तो बैक्टीरिया जो है वो साइज में सबसे पहले ग्रो करता है, यानी सबसे पहले इसका जो साइज है वो बड़ा होता है, और उसके बाद जो है वो उसका क्रोमोसोम जो है वो डुप्लीकेट करता है, यानी जो उसका डीएनए होता है वो 1 से 2 में तकसीम हो जाता है। और उसके बाद जो उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो दरमियान से पिंच होती है, और जब वो पिंच होती है तो फिर दो सेल जो होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं। ठीक हो गया जी। यानी सबसे पहले क्या होता है, बैक्टीरिया का जो साइज है वो बड़ा होता है, उसके बाद जो इसका जो डीएनए होता है वो डुप्लीकेट करता है, यानी एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो दरमियान से पिंच होती है, और पिंच होने के बाद जो है वो दो सेल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो 20 मिनट्स के अंदर होता है। तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कि जनरेशन टाइम, यानी बैक्टीरिया का वो टाइम जिसमें बैक्टीरिया जो है वो अपने डिवीजन करता है उसको जनरेशन टाइम जो है वो कहा जाता है। तो बैक्टीरिया का जो जनरेशन टाइम है वो 20 मिनट होता है। और बैक्टीरिया की जो बाइनरी फिशन होती है वो उस टाइम के बाद रिपीट होती है और वो चलती रहती है, और बैक्टीरिया जो है वो अपनी पॉपुलेशन को कंजेक्टिवली इंक्रीज करते रहते हैं। ठीक है, तो ये बाइनरी फिशन का है, वो मैंने आपको बताया है। तो ये जनरेशन टाइम जो है वो लिखा हुआ है। बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब ये होता है कि एक जनरेशन के बाद अगली जो जनरेशन होती है, यानी एक डिवीजन के बाद, एक बाइनरी फिशन के बाद अगली जो जनरेशन होती है वो डबल हो जाती है। मसलन अगर एक बैक्टीरिया है तो वो जब एक दफ़ा डिवाइड करेगा, एक दफ़ा बाइनरी फिशन करेगा, तो वो 2 में तकसीम हो जाएंगे, 2 बन जाएंगे, और 2 जब डिवीजन करेंगे तो वो 4 बन जाएंगे, और 4 जब डिवीजन करेंगे तो वो 8 बन जाएंगे। तो इस तरीके से जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो हर जनरेशन के बाद, यानी हर डिवीजन के बाद उनकी तादाद डबल हो जाती है। तो इस वजह से इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो कहा जाता है। उसके बाद एक टर्म हम लोग यूज करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ में, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या होती है? बेसिकली ये वो एक ग्राफ है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है उसको टाइम के साथ जो है वो शो करता है। अच्छा, बैक्टीरिया के लिए आपको पता होना चाहिए कि कुछ कंडीशन होती हैं जो बैक्टीरिया के लिए कंपलसरी होती हैं, यानी जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपनी जो ग्रोथ होती है उसको किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर करते हैं, और वो कंडीशन जो होती हैं वो बैक्टीरिया के लिए ज़रूरी होती हैं। अगर वो कंडीशन बैक्टीरिया को ना मिले तो बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ जो होती है या उसको कम कर लेते हैं, या उसको रोक लेते हैं, या वो उसको बिल्कुल ख़त्म कर लेते हैं। तो वो कंडीशन का होना ज़रूरी होता है। अब वो कंडीशन जो है वो उसमें आप फूड की बात कर सकते हैं, या टेम्परेचर है, पीएच है। तो ये डिफरेंट कंडीशंस होती हैं जिसमें बैक्टीरिया जो है वो अपने डिवीजन जो है वो उसको करते हैं, इन कंडीशंस में करते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास
4 इसकी जो है वो डिस्टिंक्ट फेजेस हैं। लैग फेज है, लॉग फेज है, स्टेशनरी फेज है, डिक्लाइन फेज है। तो ये 4 जो है वो बैक्टीरिया की फेजेज होती हैं। इनको हम लोग बैक्टीरियल ग्रोथ फेजेज भी कहते हैं या इसको बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व भी कहते हैं। ठीक है, जैसा कि ये ग्राफ में शो किया गया है। लैग फेज जो होती है, इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है, यानी वो अपनी डिवीजन नहीं करता इसमें, बल्कि वो अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। और उसके बाद जो है वो सेकंड जो ग्रोथ आती है, फेज आती है ग्रोथ की, उसको हम लोग लॉग फेज कहते हैं। लॉग फेज जो होती है, इसमें बैक्टीरिया की बड़ी रैपिड जो है वो ग्रोथ हो रही होती है। बैक्टीरिया जो है वो उनकी जो तादाद होती है वो बड़ी तेजी के साथ इंक्रीज करती है। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो कुछ हद तक फेवरेबल होना स्टार्ट हुई हैं बैक्टीरिया के लिए। अब ये जो फेज होती है, इसमें बैक्टीरिया के लिए जो कंडीशन होती है वो हाईली फेवरेबल होती हैं, यानी वो बैक्टीरिया के हक में कंडीशन जो होती हैं वो अच्छी होती हैं। जो कंडीशन मैंने आपको बताई हैं वो कंडीशन जहाँ पे उनके पास मौजूद होती हैं, अवेलेबल होती हैं, तो इन कंडीशन के अंदर जो है वो बैक्टीरिया जो है वो अपनी तेज़ी के साथ जो है वो ग्रो करते हैं, ग्रोथ उनकी जो है वो होती है। ठीक है, फिर अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक ऐसा टाइम आया कि अब कंडीशन जो है वो बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल नहीं रही। तो अब यहाँ पे कंडीशन चूंकि बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल नहीं रही, जिसकी वजह से क्या हुआ, बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन का जो रेट है और जो डेथ का रेट होगा वो बराबर हो जाएगा। यानी कुछ बैक्टीरिया जो होंगे वो जितने मर रहे होंगे उतने ही बन रहे होंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे कंडीशन हाईली अनफेवरेबल तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जो है वो बैक्टीरिया के लिए जो कंडीशंस हैं वो अनफेवरेबल हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि अब कंडीशन जो होती हैं वो बैक्टीरिया के लिए टोटली अनफेवरेबल होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जब बैक्टीरिया के लिए कंडीशन जो होगी वो टोटली अनफेवरेबल हो जाएगी, तो इस अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर जो है वो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होगी वो रुक जाएगी और रिप्रोडक्शन जो होगी वो स्टॉप हो जाएगी, कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, और डेथ का जो रेट होगा वो बैक्टीरिया का वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सारी जो कर्व है ये मैंने आपको समझाया है कि ये बैक्टीरिया की जो कंडीशंस होती हैं उनके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, कि बैक्टीरिया जो है वो कौन सी कंडीशन के अंदर रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो इन सारी कंडीशन के अंदर जो है वो बैक्टीरिया जो है वो अपनी डिवीजन जो है उसको करते हैं। उसके बाद इसी तरीके से बैक्टीरिया के अंदर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो भी पाया जाता है। पीछे हम लोगों ने जो प्रोसेस डिस्कस किया है बाइंडिफिशन का या उसकी जो ग्रोथ कर्व्स हैं वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है वो होती हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया के अंदर जो है वो एक स्पेशल किस्म की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बैक्टीरिया के अंदर नहीं पाई जाती, लेकिन एक स्पेसिफिक किस्म की जो है वो जेनेटिक मिक्सिंग होती है। यानी बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर एक प्रोसेस होता है कॉन्जुगेशन, उसी कॉन्जुगेशन को हम लोग जो है वो बैक्टीरिया की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब कॉन्जुगेशन का मैं आपको बता देता हूँ कि कॉन्जुगेशन में होता क्या है। कॉन्जुगेशन में ये होता है कि एक बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक ब्रिज बना के, और वो ब्रिज जो होता है वो पिल्लाई के जरिए बनाते हैं। यानी एक बैक्टीरिया और दूसरे बैक्टीरिया के जो पिल्लाई होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, और एक बैक्टीरिया जो होता है वो अपना जो प्लाज्मिड है या जेनेटिक मटेरियल जो है वो उसको दूसरे सेल में ट्रांसफ़र कर देता है, उसको वो ट्रांसमिट कर देता है। तो ये प्रोसेस जो है जिसमें एक ब्रिज बना के पिल्लाई के ज़रिए जो है कॉन्जुगेशन जो है वो करते हैं, यानी अपना जो जेनेटिक मटेरियल उसको ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे सेल में।
ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग कि ये बैक्टीरिया जो है वो अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो उसको अलग कर रहा है, उसको सेपरेट कर रहा है, उसको ट्रांसफ़र कर रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो ये एक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी अगर एक जीन जो है वो इसके पास है, वो जीन इस बैक्टीरिया के पास नहीं है, ठीक है, तो बैक्टीरिया अपना वो जीन जो होगा वो उसको ट्रांसफ़र कर देगा। तो इस तरीके से जो जीन होंगे वो उसके पास भी जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, यानी आप देखें ये वाला जीन जो है वो पहले इस बैक्टीरिया के पास नहीं था, लेकिन अब जो है वो उसने इसकी एक कॉपी बना के उसको भी शिफ्ट कर दिया, उसको भी ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया को सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। ठीक है, कुछ जीन्स होते हैं जो बैक्टीरिया की सर्वाइवल के लिए हेल्प करते हैं। अब वो अगर एक बैक्टीरिया के पास होंगे तो वो बैक्टीरिया क्या करेगा, वो उनको तकसीम करके, डिवाइड करके वो दूसरे बैक्टीरिया को भी शिफ्ट कर देगा, तकसीम कर देगा, उसको शेयर कर देगा। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको कॉन्जुगेशन कहा जाता है। तो जेनेटिक मटेरियल के बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होने के और भी काफ़ी सारे सोर्सेज हैं, और भी काफ़ी सारे जो है वो प्रोसेसेस हैं जो बताए जाते हैं, लेकिन ये प्रोसेस जो है वो बताया गया है यहाँ पे कॉन्जुगेशन का। ठीक है ना जी, यहाँ तक अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है। उसके बाद है जी बैक्टीरिया की इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस जो है वो काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसमें बस थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो बैक्टीरिया की जो इम्पोर्टेंस होती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बैक्टीरिया इकोलॉजिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी इन्वायरमेंट के लिहाज से ये काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होते हैं। डिफरेंट इन्वायरमेंट में जो है वो बैक्टीरिया एडाप्टेबल होते हैं, यानी वो रह सकते हैं हर किस्म के इन्वायरमेंट में, अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं। और बैक्टीरिया जो है ये हर जगह जो है वो पाए जाते हैं, एवरीवेयर जो है वो मौजूद होते हैं। और बैक्टीरिया अपना ऑर्गेनिक मैटर जो है वो उसको डिकम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जैसे यहाँ पे उसने एग्जांपल दी है कि ये जो मैन्योर पड़ा हुआ है एनिमल्स का, ठीक है, जिसको गोबर कहते हो आप लोग, तो इस गोबर की डिकम्पोजिशन करते हैं और इसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो रिसाइकल करते हैं, और फिर यही मैन्योर जो होता है ये फसलों को दिया जाता है एज ए फर्टिलाइज़र। तो बैक्टीरिया का जो है ये काफ़ी फ़ायदा हो जाता है कि इसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया डिराइव करते हैं, और वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो उन न्यूट्रिएंट्स को खुद भी इस्तेमाल करते हैं, और वो न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो प्लांट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो ये इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है बैक्टीरिया की जो मैंने आप लोगों को बताई है। उसके बाद जो है वो बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, तो बैक्टीरिया इकोनॉमिकली जो है वो कैसे अहम है हमारे लिए। तो बैक्टीरिया को इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, फूड को प्रिपेयर करने के लिए बैक्टीरिया को यूज किया जाता है, यानी योगर्ट बनाने के अंदर जो है वो, उसके बाद विनेगर बनाने में, अल्कोहल बनाने में बैक्टीरिया जो है वो एन एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो बैक्टीरिया एन एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो करते हैं दूध की या और मुख्तलिफ कंपाउंड की। तो उनमें से बैक्टीरिया जो है वो उसको योगर्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, विनेगर बना देते हैं या अल्कोहल बना देते हैं। तो डिफरेंट कंपाउंड की जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है उसके नतीजे में हमारे पास जो है वो ये कंपाउंड जो है वो बनते हैं। तो ये इंडस्ट्रियली काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो है वो ड्रग्स की प्रोडक्शन के लिए भी बैक्टीरिया को यूज किया जाता है, मेडिकल इंडस्ट्री में एंटीबायोटिक्स वगैरह बनाने के लिए भी हम लोग बैक्टीरिया को यूज करते हैं, और वैक्सीन बनाने के लिए भी बैक्टीरिया को यूज किया जाता है। तो ये भी बैक्टीरिया की इम्पोर्टेंस है। उसके बाद बैक्टीरिया को बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है,
कि बैक्टीरिया जो है वो प्रोटीन की प्रोडक्शन के लिए बड़े अहम होते हैं, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था कि सिंगल सेल प्रोटीन जो होती है वो बनाई जाती है। इंसुलिन जो होती है वो हम लोग बैक्टीरिया को यूज करके जो है वो बनाते हैं, जो कि शुगर के मरीज़ों के लिए जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो इस तरह से हम लोग ये कहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी बैक्टीरिया की जो है वो इम्पोर्टेंस है। उसके बाद बैक्टीरिया के जो है वो इकोनॉमिकली लॉसेस भी होते हैं। तो बैक्टीरिया जो है वो फूड को और वेजिटेबल्स को स्पॉइल कर देते हैं। ठीक है, यानी जो फूड होती है और वेजिटेबल जो होती हैं वो बैक्टीरिया की वजह से उनको मुख्तलिफ बीमारियां लग जाती हैं या मुख्तलिफ उनको डिजीज लग जाती हैं। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो इकोनॉमिकली जो है वो हार्मफुल भी होते हैं, वो नुकसानदेह भी होते हैं। उसके बाद प्लांट पैथोजन जो होते हैं वो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, प्लांट पैथोजन जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और इसी तरीके से बहुत से जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्लांट के अंदर और एनिमल्स के अंदर जो है वो डिजीज काज करते हैं। ठीक है, प्लांट्स में और एनिमल्स में जो है वो डिजीज काज करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत से बैक्टीरिया जो होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं। यानी पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या होता है? ऐसे बैक्टीरिया जो डिफरेंट डिजीज काज करते हैं, जो मुख्तलिफ बीमारियां जो है वो फैलाते हैं, उनको हम लोग जो है वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। इसी तरह से बैक्टीरिया की मेडिकली भी काफ़ी सारी इम्पोर्टेंस होती है। यानी मेडिकल इम्पोर्टेंस ये है कि हम लोग मुख्तलिफ डिजीज की रिसर्च के अंदर जो है वो हमें पता चलता है कि 200 स्पीशीज़ ऐसी हैं बैक्टीरिया की जो मुख्तलिफ बीमारियां जो है वो इंसानों में काज कर सकते हैं। तो ये भी बैक्टीरिया की मेडिकली इम्पोर्टेंस है। और इसी तरीके से कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर जो है वो रहते हैं, और वो किसी न किसी तरह जो है वो हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इनकी भी मुख्तलिफ एग्जांपल्स मिलती हैं, और ऐसे बैक्टीरिया को नेचुरल फ्लोरा जो है वो कहा जाता है कि ये नेचुरली जो है वो हमारी स्किन के ऊपर रिजाइड करते हैं, या फिर जो है वो ये बॉडी के अंदर जो है वो रहते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया जो है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो रहते हैं, और वहाँ पे जो है वो कुछ विटामिन बनाने के अंदर रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह से जो बैक्टीरिया हैं वो हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो मेडिकली कुछ डिजीज़ की यहाँ पे एग्जांपल्स भी दी गई हैं, जैसे आई इन्फेक्शन है, साइनोसाइटिस है, और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, नमोनिया है। ठीक है, ये सब कॉमन डिजीज़ हैं जिनको आप लोग पहले जानते हैं। फूड पॉइजनिंग है। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो है वो डिसऑर्डर हैं जो बैक्टीरिया की वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो है वो काज होते हैं। ये जितना भी मैंने आप लोगों को बताया है ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आता है, और बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो है वो पूछा जाता है। बाकी जो ग्रोथ की जो फेजेस मैंने आपको बताई हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर नहीं आती, वो शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वैसे अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसमें आपने सारा लिखना होता है, बायो डिफिशन भी लिखनी है, और उसके बाद इसमें आपने ये फेजेस भी लिखनी है ग्रोथ की, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जो टॉपिक है वो भी इसमें आपने बताना है। ठीक है जी।